हेलो एवरीवन। इसकी बाद में बात करेंगे। और हाँ, हम लोग फंडामेंटल्स ऑफ इकोनॉमी को प्रोसीड करेंगे आज, जिसमें कि आज हमारा है लेक्चर नंबर 7। और इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कुछ इकोनॉमी के बेसिक कॉन्सेप्ट की, जिसमें नॉमिनल एंड रियल जीडीपी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। क्या होती है नाम मात्र की और वास्तविक जीडीपी। इसके अलावा हम लोग समझेंगे इन्वेस्टमेंट क्या है, निवेश क्या है। ठीक है, निवेश जनरल भाषा में हम जिसे निवेश समझते हैं शायद वो निवेश नहीं है। एंड ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, सकल पूंजी निर्माण अपने आप में क्या होता है। इसके अलावा ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, तो फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन वो अपने आप में क्या है, जीसीएफ एंड जीएफसीएफ में क्या डिफरेंस है, दोनों को आज हम समझेंगे। ठीक है, और कैपिटल आउटपुट रेशियो, इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो, ये सारी चीजें हम लोग कल के सेशन में बात करेंगे। तो ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन ये सेशन हम प्रोसीड करें इससे पहले कुछ एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा इनिशिएटिव है, इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। ये है हमारा द कॉन्सेप्चुअल आईएएस का प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज, जिसमें क्या क्या है ज़्यादा डिटेल में हम सेशन के बाद में बात करेंगे। ब्रीफ में थोड़ा सा बात कर लेते हैं कुछ सेकंड में। इसमें कि 30 फ्री पेपर सभी को दिए जाएंगे। इसके अलावा इसमें 58 टॉपिक वाइज एंड सब्जेक्ट वाइज टेस्ट पेपर होंगे। 12 पेपर रिवीजन के लिए होंगे एंड 15 पेपर्स एडवांस लेवल पेपर्स होंगे, जिसमें कि क्रिटिकल लेवल और अप्लाइड नेचर के क्वेश्चंस को कॉम्प्लेक्स करके आपको दिया जाएगा। एंड कॉम्प्रिहेंसिव पेपर्स होंगे 15। ये पूरे 100 पेपर्स होंगे इस टेस्ट सीरीज में, और जिसकी कॉस्ट है अपने आप में वेरी नॉमिनल। इंडिया में वन ऑफ द मोस्ट नॉमिनल एंड इकोनॉमिकल टेस्ट सीरीज है, जस्ट बिलो 3000। एंड यू कैन से कि 30 रुपये प्रति पेपर से कम में ये टेस्ट सीरीज आपको मिल रही है। इसके लिए आपको करना क्या है, गूगल प्ले स्टोर में जाना है, द कॉन्सेप्चुअल आईएएस का ऐप डाउनलोड करना है, अपने आप को रजिस्टर करना है, टेस्ट पे क्लिक करना है, डेमो करके देखो। पहले आपको परचेज करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको लगता है कि ये इंडिया की बेस्ट टेस्ट सीरीज है, बेस्ट इन इंडिया, व्हेन आई से बेस्ट इसका मतलब नॉट सेकंड बट द बेस्ट, तो आप इसको परचेज कीजिए, अदरवाइज नॉट। ठीक है, सो हाँ, हम लोग ट्रेंड एनालिसिस की बात करेंगे। तो ये आप देखते हैं कि इकोनॉमी का अपने आप में हैवी वेट है, और करीब करीब 44 नंबर के क्वेश्चन यानी कि 22 क्वेश्चन के आसपास प्रीलिम में हर साल इस सेक्शन से आते हैं, इकोनॉमी से। सो यू कैन नॉट इग्नोर। हम लोग इकोनॉमी को कैसे पढ़ते हैं, ये उसका कंप्लीट डिजाइन है। ठीक है, तो इसमें हम लोग अभी हैं बुनियादी आर्थिक सिद्धांतों पर, यूनिट 1 के अंतर्गत। इसके अलावा आपने अगर पहले फॉलो नहीं किया तो आपको पता होगा कि हम लोग इकोनॉमी को 7 यूनिट्स में पढ़ते हैं। इसके अलावा बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे के लिए एडिशनल यूनिट्स होते हैं। तो फर्स्ट यूनिट से प्रीलिम में करीब करीब 5 नंबर एंड मेंस में करीब करीब 10 नंबर पूछे जाते हैं। कैसे, हर साल। अगर हम 10 साल का एवरेज लेते हैं तो यस, एवरी ईयर। ठीक है, तो 10 ईयर का अगर हम एवरेज निकालते हैं फॉर 1 ईयर एस्टिमेशन, देन 5 मार्क्स के क्वेश्चन प्रीलिम्स में आते हैं इस यूनिट से। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे नॉमिनल एंड रियल जीडीपी क्या होता है। नॉमिनल एंड रियल जीडीपी समझने से पहले मैं आपको एक छोटा सा थॉट प्रोसेस बिल्ड करने के लिए, एक छोटा सा गैस करने के लिए बोलता हूँ। जरा आप कल्पना कीजिए कि अगर मान लीजिए आपके घर में पब्लिशिंग का व्यवसाय है, किताबें छपती हैं आपके घर में। ठीक है, तो आप किताबें छापते हैं, तो आपके पास क्या है, प्रिंटिंग प्रेस। प्रिंटिंग प्रेस। अब मेरे को एक बात बताओ, मान लो कभी आपके यहाँ बहुत गरीबी है और आपने ये मशीन बेच दी, ये प्रेस आपने बेच दिया अपने खाने पीने पहनने और शौक के लिए, तो क्या आगे से कभी आप उत्पादन कर पाओगे? नहीं। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप अपने घर की आमदनी बढ़ाना चाहते हैं, अपने घर की इनकम बढ़ाना चाहते हैं, अपनी आर्थिक स्थिति सुधारना चाहते हैं, तो आपको ये प्रिंटिंग प्रेस बेचना नहीं चाहिए, बल्कि और ज्यादा प्रेस खोलनी चाहिए। इसको अगर आप नहीं समझे तो और सरल तरीके से समझो। मानो कि तुम्हारा जो घर का कंजम्पशन है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि तुम्हारे घर में जो फोटोकॉपी की मशीन है वो कितनी कॉपियां रोज प्रिंट कर सकती है। अगर आप ज्यादा फोटोकॉपी की मशीनें अपने घर में लगाओगे तो ज्यादा आप प्रिंटिंग करोगे। ज्यादा प्रिंटिंग करने के लिए आपको जरूरी है कि आपके पास ज्यादा फोटोकॉपी की मशीनें हों। इसी परिस्थिति में मान लीजिए कि अगर आपके पास जीवन यापन के लिए पैसे नहीं है और आप अपनी मशीन बेच दें, तो क्या मशीन बेच देने के बाद आप भविष्य में कभी कोई उत्पादन कर पाओगे, कोई इनकम जनरेट कर पाओगे? उत्तर है नहीं। इसका मतलब ये है कि आपको मशीन तब भी नहीं बेचना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि और ज़्यादा आपके पास मशीनें हों,
जिसके जिसके दम पे आप अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ कर सको। ठीक है, तो ये सब बातें हमको समझने के लिए जरूरी ये है कि हम इस कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझें। किस कॉन्सेप्ट को? नॉमिनल अर्न एंड रियल जीडीपी के, यानी कि नॉमिनल और वास्तविक जीडीपी जो है हमारे पास है, ये नॉमिनल मतलब नाम मात्र, वास्तविक मतलब अपने आप में रियल जीडीपी। इसको हम अगर ठीक से समझ जाते हैं तो ये बात हमको अच्छे से समझ में आ जाते हैं। यहां तक तो आपने समझ लिया कहानी। इस कहानी को थोड़ा सा और बढ़ाते हैं। मान लीजिए कि आपकी प्रिंटिंग प्रेस से प्रतिदिन 10 किताबें छपती हैं। एक किताब की कीमत है 100 रुपए। ठीक है, एक किताब की कीमत है 100 रुपए और 10 किताबें छपती हैं। तो वैसी कंडीशन में अगले साल अगर हम बात करें कि महंगाई आ गई और आपकी एक किताब की कीमत हो गई 110 रुपए और किताबें आप 10 ही छापते हो प्रतिदिन। एक वर्ष की बात की हम अब आकलन कर रहे हैं कि आपकी प्रतिदिन किताबें छापते हो 10, लेकिन आपकी किताबों की कीमत हो गई 110 रुपए। ठीक है, तो आप देखो तो वास्तव में उत्पादन नहीं बढ़ा, लेकिन कीमतें बढ़ जाने के कारण आपकी आमदनी बढ़ी हुई दिखाई पड़ती है। तो ये जो कीमतें बढ़ जाने के कारण आपकी आमदनी बढ़ी हुई दिखाई पड़ती है, इसकी गणना हम करते हैं नॉमिनल जीडीपी में। मेरे ख्याल से आपको कहानी समझ में आ रही है। लेकिन जब आप उत्पादन बढ़ाते हो, 10 से मान लो आपने 12 कर दिया, कैसे? एक और मशीन लगाकर, तो ये होता है वास्तविक जीडीपी में वृद्धि। यानी कि जो नॉमिनल जीडीपी है वो कीमतों में वृद्धि होने के फलस्वरूप अर्थव्यवस्था में वृद्धि को मेजर करती है, मापन करती है। लेकिन जो वास्तविक जीडीपी है, रियल जीडीपी, ये ठीक है, ये यूनिट्स में कितनी, पहले अगर आप 10 किताबें छापते थे, आप 12 छापने लगे हो, तो यूनिट्स में जो वृद्धि होती है उसकी माप करता है रियल जीडीपी। अब आप देखते हैं इसको और बताइए अगर आपको कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में। वास्तविक जीडीपी में वृद्धि यानी कि रियल जीडीपी ग्रोथ केवल मात्रा में, यानी कि क्वांटिटी में, जैसे कि 10 से 12 किताबें, तो क्वांटिटी में वृद्धि हो रही है, को मापती है। ठीक है, नाम मात्र की जीडीपी मूल्य में, यानी कि वैल्यू में। ठीक है, वैल्यू में, मूल्य में यानी कि वैल्यू में। ठीक है, यहां पे आते हैं, हाँ वैल्यू में, इसमें वृद्धि को मापती है। ठीक है, अब देखो वैल्यू में मात्रा और कीमत दोनों शामिल है। वैल्यू में देखो, जब हम 10 की बात कर रहे हैं तो 10 की मात्रा भी शामिल है और उसमें बढ़ी हुई कीमत भी शामिल है, दोनों चीजें। तो वैल्यू में दोनों चीजें शामिल हैं। लेकिन जब हम रियल जीडीपी ग्रोथ की बात कर रहे हैं तो वो सिर्फ मात्रा की मेजरमेंट या मापन करती है। वास्तविक जीडीपी गणना करने के लिए हमें किसी भी वर्ष को स्थिर वर्ष मानना पड़ता है और उस वर्ष की कीमत को स्थिर कीमत मानना पड़ता है, और इस वर्ष को हम आधार वर्ष कहते हैं। जैसे कि मान लो अगर आप 2011-12 के वित्तीय वर्ष को आधार वर्ष मान लेते हो और इस वर्ष किताबों की कीमत है 100 रुपए। ठीक है, और आपकी जो अर्थव्यवस्था है प्रतिदिन की, अभी हमें कल्पना कर रहे हैं, वो है 1000 रुपए। ठीक है, 1000 रुपए तब 2011-12 में, और 2020 में जो आपकी अर्थव्यवस्था है वो है 1000 रुपए ही है। ठीक है, 1000 रुपए ही है, लेकिन कीमतें बढ़ गई हैं, कीमतें हो गई 120 रुपए। अब जरा अंतर देखो, तो 2011-12 में आप 100 रुपए के भाव से 1000 का व्यवसाय करते थे, यानी कि आप 10 किताबों का उत्पादन करते थे। ठीक है, 2020 में आप 1000 रुपए का व्यवसाय कर रहे हो जबकि किताबों की कीमत 120 रुपए है। तो जब आप 1000 को 120 से भाग दोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका वास्तव में उत्पादन बढ़ा नहीं है, घटा है। ठीक है, इसको आप भाग दोगे तो करीब 8 के आसपास आता है। तो आपको ये पता चलता है कि आपका वास्तव में उत्पादन बढ़ा नहीं है, आपने किताबों का उत्पादन घटा दिया है। तो जो रियल जीडीपी में है उसमें कमी आई, जबकि नॉमिनल जीडीपी अभी भी सेम है आपके लिए। ठीक है, जीडीपी मतलब आपके घर को अगर हम एक देश की कल्पना में बोलें तो उसे आप जीडीपी कह सकते हैं। ठीक है, इस तरह रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी का मतलब यह है कि जब रियल जीडीपी की बात करते हैं तो आधार वर्ष यानी कि 2011-12 की कीमतों को लिया जाता है, मात्रा को नहीं। ठीक है, मात्रा हम करंट ईयर की ही लेंगे, वर्तमान वर्ष की ही मात्रा लेंगे। और जब हम नॉमिनल जीडीपी की गणना करते हैं तो जो मूल्य है वो हम वर्तमान वर्ष का लेते हैं। अब जरा एक बात देखो ध्यान से कि वर्तमान वर्ष में आपको कितना उत्पादन करते हो, 8 किताबों का। आधार
वर्ष के हिसाब से कीमत कितनी है? 100 रुपए, यानी कि 100 गुणे 8। तो ऐसी कंडीशन में आपकी जीडीपी कितनी है? 800। आधार वर्ष में कितनी थी? 1000। कितने की घटत हुई? तो आपने देखा कि आपकी अर्थव्यवस्था घट गई। इसलिए जीडीपी में कभी भी आप कोई भी वृद्धि चेक करना चाहते हो, मेजर करना चाहते हो, तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप रियल जीडीपी का आकलन करो, ना कि नॉमिनल जीडीपी। ठीक है, चलिए अब हम इस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाएंगे कि देखो फैक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ष 2015 से पहले एनएसओ जीडीपी की गणना के लिए बाजार कीमतों का उपयोग नहीं करता था। कब? 2015 से पहले। ठीक है, लेकिन 2015 को ऐसा क्या हुआ? 2015 को यूनाइटेड नेशंस के रिकमेंडेशन के फलस्वरूप सभी देशों को यह सुझाव दिया गया कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, जो आईएमएफ का डॉक्यूमेंट है, इसके पैमाने को अपनाते हुए सभी देशों को और खास तौर पर विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को बाजार मूल्य पर अपने जीडीपी की गणना करनी चाहिए। जैसे कि हमने कल भी बात करी थी इस बारे में, और इस तरह से भारत ने बाजार कीमतों पर जीडीपी की गणना करना शुरू कर दिया। ठीक है, भारत में आर्थिक विकास को रियल जीडीपी में मापा जाता है। यह हम आगे ग्राफ में समझेंगे। इस ग्राफ में देखिए, तो वर्ष यहां पे देखिए 2000, पहले ऊपर देख लेते हैं। फॉलोइंग चार्ट ये इकोनॉमिक सर्वे से लिया गया है। ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे से ये रियल जीडीपी ग्रोथ को बता रहा है। और अब हम बात करेंगे 2021-22 में। देखिए कोविड का वर्ष था, अभी हम लेटेस्ट डाटा भी देखेंगे। तो कोविड की ईयर में करीब 7.7% की गिरावट का अंदाजा लिया गया। हालांकि नंबर बाद में एडजस्ट होकर करीब 6.6% के आसपास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मानती है कि हाँ रियल जीडीपी में इतनी कमी आई थी। ठीक है, ओके, सो लेटेस्ट डेटा अगर हम देखेंगे तो यस, यहाँ पे देखते हैं कि करीब 6.6% कोविड ईयर में हमारा इकोनॉमी का डाउनफॉल आया था, जिसमें हमारी रियल जीडीपी ग्रोथ में कमी आई थी। वो माइनस में 6.6% दिखा रहा है, तो एक कमी को दिखा रहा है। ठीक है, और जो एस्टिमेटेड है 2023-24 के इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से वो करीब है 6 से 6.8% का रियल जीडीपी ग्रोथ इंडिया के लिए एस्टिमेटेड है। देखते हैं, साल तो खत्म होने वाला है, अभी कितना है ये पता चल जाएगा। 1 से 2 महीने बाद सब पता चल जाएगा। जनवरी के अंत में ये लगभग ये आंकड़े आ जाएंगे। ठीक है, बाकी जो लेटेस्ट इकोनॉमिक सर्वे आएगा जनवरी एंड में एंड फरवरी बिगनिंग में, तो वहां पे हम बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे की क्लासेस भी करेंगे। तो बाकी के लेटेस्ट डेटा के लिए आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, आप इन्हीं पीपीटीज के साथ अपने आप को एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, कुछ हम वर्ल्ड ट्रेंड देख लेते हैं। ये एग्जामिनेशन के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, और खास तौर पर आपको 2022-2023 के डेटा पता होने चाहिए, और ये 2020 में कोविड का डेटा पता होना चाहिए। इसके हिसाब से जैसे अगर ये कहा जाए कि वर्ल्ड की इकोनॉमी में जो रियल जीडीपी ग्रोथ है वो लगातार घट रही है, क्या सही है? क्या नहीं? कोविड वर्ष में घटी थी, फिर धीरे धीरे बढ़ी, फिर थोड़ी सी कम हुई। ठीक है, ये ब्लू वाला डॉट है। ठीक है, रियल जीडीपी ग्रोथ, और ये आईएमएफ के डेटा के हिसाब से है। और डब्ल्यूटीओ का जो ट्रेड वॉल्यूम है, अगर ये कहा जाए कि लगातार बढ़ रहा है या घट रहा है, तो उसके लिए ये डेटा आपको पता होना चाहिए। अब आप जरा येलो कलर वाली या ऑरेंज कलर वाली लाइन देखो, तो इसमें अब आप देखते हैं कि जो डब्ल्यूटीओ का ट्रेड वॉल्यूम है ये ऊपर नीचे चलता है, और कोविड के वर्षों में तेजी से कम हुआ, फिर तेजी से बढ़ा, फिर तेजी से कम होने लगा, है ना। तो ये इसमें चलता रहता है। अगर ये कहा जाए कि पिछले 10 सालों में रियल जीडीपी ग्रोथ वैश्विक अर्थव्यवस्था की बढ़ रही है, गलत है। घट रही है, गलत है। यानी कि बढ़ भी रही है, घट भी रही है। किसी वर्ष बढ़ती है, किसी वर्ष घटती है। और सेम बात हम बोलेंगे डब्ल्यूटीओ के ट्रेड वॉल्यूम को लेकर। ठीक है, सो अब यहां से हमने नॉमिनल एंड रियल जीडीपी के कॉन्सेप्ट को समझ लिया। तो अब हमारे लिए ये समझना आसान और इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि निवेश क्या है। देखो, कई बार आपको ये लगता होगा कि आपने जमीन खरीद ली, वो निवेश है। स्टॉक मार्केट में पैसा लगा दिया, निवेश है। नो, इकोनॉमी में निवेश को ऐसे निवेश का जो मेजरमेंट है वो ऐसे नहीं किया जाता। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में निवेश को किसी व्यवसाय या किसी आर्थिक गतिविधि में लगाए गए धन के रूप में नहीं मापा जाता। ठीक है, कि आप अगर किसी आर्थिक गतिविधि में कोई धन लगाते हैं, कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में कोई मनी लगाते हैं, या किसी व्यवसाय में कोई पैसा लगाते हैं, तो उसको निवेश नहीं कहा जाता। दैट इज नॉट द इन्वेस्टमेंट। नो, इट इज नॉट मेजर्ड एज मनी पुट इन अ बिजनेस। यस, इस बात को ध्यान देंगे। ठीक है, इसको आप जरा ध्यान से पढ़ो। यह मूल रूप से कुल उत्पादन, ठीक है, यानी कि जीडीपी। अगर आप अपने घर के कुल उत्पादन के आकलन के हिसाब से निकालना चाहते हो, आप वो भी एस्टिमेट कर सकते हो। लेकिन हम चूंकि यूपीएससी के पर्सपेक्टिव में इसे पढ़ रहे हैं, तो ये पूरे देश के हिसाब से है। तो पूरे देश के
उत्पादन यानी कि जीडीपी का वह हिस्सा होता है जिसमें कि पूंजीगत वस्तुएं होती हैं। अब पूंजीगत वस्तुओं की क्यों, तो कल्पना करो कि अगर आपने नमक बनाने की मशीन बनाई तो इस मशीन से आगे नमक का उत्पादन होगा, इसे आप खा के खत्म नहीं कर सकते, है ना। अगर फोटोकॉपी मशीनें बनाई तो उससे आप फोटोकॉपी करोगे, उसको आप खा के खत्म नहीं कर सकते, यानी कि उसको आप कंज्यूम नहीं कर सकते, उसको आप रातों रात खपत नहीं कर सकते, ठीक है। वो अपने आप में इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट ये मतलब निवेश है, और निवेश की कंडीशन में उससे और ज्यादा आर्थिक गतिविधि बढ़ेगी। इसलिए हमने सबसे शुरुआत में एक कहानी पढ़ी थी, अब आप उस कहानी को यहाँ पे लिंक कर पाओगे, ठीक है। तो भारत देश में जीडीपी का वह हिस्सा जिसमें हम पूंजीगत वस्तुओं को यानी कि कैपिटल गुड्स का उत्पादन करते हैं वो उसे निवेश कहेंगे, ठीक है। अब हमें कैसे पता, मान लो भारत की जीडीपी 100 रुपए है, ठीक है, 100 रुपए है, और इसमें 30 रुपए हमने मशीन या कैपिटल गुड्स में, यहाँ पे देखो कैपिटल गुड्स में लगाए, और 70 रुपए हमने खपत में खत्म कर दिए, ठीक है। तो सिर्फ 30 रुपए को ही हम निवेश बोलेंगे, ठीक है। अब कैपिटल गुड्स क्या होते हैं, तो कैपिटल गुड्स हमने जैसे पहले भी बात करी, कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनका उद्देश्य भविष्य में उत्पादन करना होता है। किनका उत्पादन, वस्तुओं का, सेवाओं का, ठीक है। वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन करना होता है, जिन वस्तुओं के माध्यम से अगर हम उनका उत्पादन कर रहे हैं तो अपने आप में कैपिटल गुड्स, जैसे एक्सरे मशीन कैपिटल गुड्स, फोटोकॉपी मशीन कैपिटल गुड्स, नमक बनाने की मशीन कैपिटल गुड्स, ट्रैक्टर कैपिटल गुड्स, ठीक है। कारें डिपेंड करेगा वो कैपिटल गुड्स है या कंजम्पशन गुड्स है। अगर आप उसे अपने उपभोग के लिए खर्च कर रहे हो, अपने घूमने टहलने के लिए, तो कंजम्पशन गुड्स है। लेकिन अगर आप उसे ओला में या ऊबर में लगा देते हो तो आप उससे और ज़्यादा अपने धन का उत्पादन करते हो, अपनी इकोनॉमी बढ़ाते हो, तो अपने आप में कैपिटल गुड्स हो जाएगा। तो ये इस बात पर डिपेंड करता है कि कैपिटल गुड्स या कंजम्पशन गुड्स कौन से होंगे, जब आप अपना पर्पस डिसाइड कर लेते हो कि किस पर्पस के लिए कोई चीज़ परचेज की गई है, ठीक है। नमक बनाने की मशीन के केस में ये बात क्लियर है कि नमक बनाने की मशीन से हम सिर्फ उत्पादन ही कर सकते हैं, है ना, तो वहाँ पे हम ये डाउट नहीं होता, बट कारों के केस में हो सकता है, ठीक है। आइए और समझते हैं। तो मान लो टाटा कॉरपोरेशन है जिनकी की 10 लाख रुपए इनके पास वैल्यू है, जिसमें 8 लाख रुपए का नमक बनाते हैं और 2 लाख रुपए का नमक बनाने वाली मशीन बनाते हैं, ठीक है। तो नमक बनाने वाली मशीन ये अपने आप में मशीन है, ये अपने आप में पूंजीगत वस्तु है, नमक को कंज्यूम किया जा सकता है। तो टाटा ने कुल उत्पादन कितना किया, 10 लाख रुपए का वर्ष 21-22 में, इसमें पूंजीगत वस्तु कितनी है, 2 लाख की, तो सकल निवेश कितना हो जाएगा, तो 10 लाख के सामने 2 लाख कितना है, 20%, ठीक है। अगर आप 10 लाख के सामने 2 लाख चेक करना चाहते हो तो दैट इज इक्वल टू 20%, परसेंटेज निकालो, ठीक है। तो ये अपने आप में हम कह सकते हैं कि टाटा का सकल निवेश 20% है। अब जरा और इसको आगे बढ़ाते हैं। कल्पना कीजिए कि टाटा ने 1 लाख मूल्य का पूंजीगत सामान खरीद लिया। पूंजीगत सामान मतलब कल्पना करो कि बांग्लादेश उन्होंने और मशीनें खरीद ली 1 लाख रुपए की, ठीक है, और 50,000 रुपए का अपना पूंजीगत सामान बेच दिया, तो उनके पास 2 लाख था, इसमें 1 लाख जोड़ो और माइनस कर दो 0.5, ठीक है, ये माइनस कर दो। तो इस तरह से टाटा के पास कितना बचेगा, 0.2, पूंजीगत वस्तु कितनी बचेगी, 2.5 लाख की, ठीक है। तो अब 10 लाख के सामने 2.5 लाख कितने परसेंट हो गया, 25%। तो ऐसी कंडीशन में हम बोलेंगे टाटा के पास टाटा ने जो कुल निवेश किया वो 25% है, दैट्स इट, ठीक है। दोहराने की जरूरत नहीं है, आप इसे दोबारा चेक कर सकते हो। तो ये जो कुल निवेश है इसी को ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन कहा जाता है। इंपॉर्टेंट, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन यानी कि सकल पूंजी निर्माण, इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो सकल पूंजी निर्माण हमने समझ लिया, ये तो वो ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन। लेकिन इकोनॉमिक सर्वे ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन का डेटा नहीं देता, क्या देता है, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। क्या डिफरेंट है जीसीएफ और जीएफसीएफ में, कुछ बातें मैं बोलूंगा कि ध्यान दो। जीसीएफ यानी कि ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन जिसकी अभी हमने बात करी, और जीएफसीएफ में क्या डिफरेंस है बता देते हैं। देखो, ये होता है कुल निवेश, और ये होता है निवल निवेश, कुल या सकल निवल निवेश। अगर अंग्रेजी में बात करें तो जो जीसीएफ है, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, ये है अपने आप में टोटल इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और
GFCF है ये अपने आप में नेट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, और ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन GCF इज सकल निवेश। दैट्स इट, बस इतनी बातें इसमें ध्यान देना है। अब ये तो हुई बात रट्टे की, कॉन्सेप्ट क्या है, पहले फैक्ट चेक करते हैं। इंडिया में कैपिटल फॉर्मेशन कितना होता है? तो अगर मान लो कि भारत में 100 रुपए की GDP का उत्पादन हुआ कभी, ठीक है, उन 100 रुपए में 2013-14 में करीब 30 रुपए हम कैपिटल गुड्स बनाते थे। ठीक है, अब अगर हम इसे आगे का ट्रेंड देखें तो ये घट रहा है, घट रहा है। यहाँ पे देखो थोड़ा सा बढ़ा फिर घट गया, 27 आ गया, और 2021-22 में कोविड ईयर में केवल 24, है ना, 24% हमारा कैपिटल में निवेश रह गया। अब देखो यहाँ पे ध्यान देना है, वो फोटोकॉपी मशीन वाला एग्जांपल याद करो कि जितना आप कैपिटल का उत्पादन करोगे, जितना आप पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन करोगे, उतना आपकी देश की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ेगी। आपको पता है चाइना में लगभग 40% GFCF रहता है, लगभग एक टाइम में तो 45% तक होने लगा था। इसीलिए चाइना वर्ल्ड का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर बन सका। तो राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद ये है कि आप अपने देश में कितना पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन करते हो। एक देश के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। एक देश के लिए सबसे बड़ी सेवा ये है इकोनॉमी के हिसाब से कि आप अपने देश में कितना पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन करते हो। दैट्स इट। तो इन दैट केस आवर गवर्नमेंट फेल्ड और सक्सीड, ये आपको डिसाइड करना है। ठीक है, आइए सकल पूंजी निर्माण, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन के कुछ कंपोनेंट चेक करते हैं कि ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन में भारत सरकार किन किन चीज़ों को किस तरह से आकलन करती है। तो पहला है इसमें सकल स्थायी पूंजी निर्माण कितना है। ठीक है, तो फिक्स्ड एसेट में कौन कौन सी आती हैं स्थायी पूंजी निर्माण में? मशीनें, उपकरण, इक्विपमेंट, और जो कंस्ट्रक्शन किया जाता है, कंस्ट्रक्शन में सड़कों का कंस्ट्रक्शन, गवर्नमेंट स्कूल बनाती है, बिल्डिंग बनाती है, वो सारी चीज़ें, है ना, उन सारी चीज़ों को हम कंस्ट्रक्शन में लेके आते हैं। गवर्नमेंट पार्क बनाती है, कुछ भी जिन चीज़ों का निर्माण गवर्नमेंट इस हिसाब से कर रही है कि वो उससे देश की अर्थव्यवस्था में वृद्धि करना चाहती है। इसके अलावा बौद्धिक संपदा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में अगर कोई, जैसे मान लो पेटेंट, कॉपीराइट, फिल्में बनाना, ये सारी चीज़ें अपने आप में पूंजीकरण है। ठीक है, हाँ, फिल्में बनाना अपने आप में बौद्धिक संपदा की वृद्धि है। ठीक है, क्योंकि उससे आगे इकोनॉमी वृद्धि होती है। मान लो अगर कोई फिल्म 200 करोड़ की बनती है, आपको पता है वो आगे चल के व्यवसाय कर सकती है 1000 करोड़ का। दैट डिपेंड्स। ऐसा बाहुबली फिल्म को याद करो। ठीक है, इसमें और क्या जोड़ा जाएगा? सोना, चांदी, प्लैटिनम, रत्न, पत्थर जैसे मूल्यवान धातुओं का जो शुद्ध अधिग्रहण है। इस शब्द पे ध्यान दो। शुद्ध अधिग्रहण का मतलब जैसे हमने मान लो विदेशों से 100 रुपए का लिया और भारत से 80 रुपए का दे दिया, तो हमारा शुद्ध अधिग्रहण कितना है? 20। हम सिर्फ 20 रुपए जोड़ेंगे सकल पूंजी निर्माण में। ठीक है, इसके अलावा स्टॉक, इन्वेंट्री में जो बदलाव होता है, जैसे मान लो कि भारत में जो टोटल स्टॉक या इन्वेंट्री है वो है 100 रुपए की। ठीक है, इसमें 80 कम हुए, बिक गए, हमने फिर से जोड़ दिया 90 जोड़ दिया, तो अब कितना हो जाएगा? 110। तो इस तरह से जब हम ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन की गणना करेंगे तो टोटल स्टॉक या इन्वेंट्री 110 करोड़ की जोड़ेंगे, या 110 वाट एवर नंबर, करोड़, लाख करोड़, कुछ भी, वो हम नंबर यहाँ पे जोड़ेंगे। तो इन्वेंट्री क्या होता है? इन्वेंट्री वो गुड्स होता है जो फिनिश्ड गुड्स भी हो सकता है, मतलब जो आप मॉल में देखते हैं जितना सामान रखा है वो सब इन्वेंट्री है। रॉ मटेरियल हो सकता है, मतलब ये कि जो अभी फिनिश्ड गुड्स में नहीं है, कच्चा सामान है वो। इसके अलावा कच्चा सामान कैसा? जो अभी हम कच्चा सामान इस हिसाब से रखे हुए हैं कि उसको हम निवेश करके उसको लगा कर हम कोई रेडीमेड प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं। इसके अलावा कोई भी प्रोडक्ट इंटरमीडिएट स्टेज में है, जैसे स्टील की चादरें, सरिया, है ना, तो ये सारे अपने आप में एग्जाम्पल होते हैं सेमी फिनिश्ड गुड्स के, क्योंकि आप इनको अभी कहीं और किसी और प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, स्टील की चादरों से आप चम्मच, प्लेट, थालियां बनाते हैं, एक्सेट्रा। तो ये तो होता है हमारा सकल पूंजी निर्माण, यानी कि ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, तो नेट इन्वेस्टमेंट क्या है? नेट इन्वेस्टमेंट, अभी हमने थोड़ी देर पहले बोला, नेट इन्वेस्टमेंट होता है GFCF, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। तो नेट इन्वेस्टमेंट होता है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड माइनस डेप्रिसिएशन, यानी कि जो भी वियर एंड टियर हुआ है आपकी मशीनों में, आपकी सड़कों में, आपके भवनों में, बिल्डिंगों में, कहीं भी जो भी वियर एंड टियर हुआ है उसको हम माइनस कर देंगे, तो ये हमारा नेट इन्वेस्टमेंट आ जाता है। सकल पूंजी निर्माण
एक सेकंड। हाँ, सकल पूंजी निर्माण, जिसको हम पहले सकल घरेलू निवेश भी कहते थे, में अर्थव्यवस्था की अचल संपत्तियों में परिवर्धन के साथ साथ इन्वेंट्री के स्तर में शुद्ध परिवर्तन शामिल होते हैं। ठीक है, तो जैसे इन्वेंट्री अगर बढ़ी, मान लो किसी, एक एग्जांपल के तौर पर बोलते हैं, किसी मॉल में मान लो कि 10 लाख का सामान रखा है, अगर ये बढ़ जाए अगले साल मान लो 11 लाख का हो जाए, तो ये जो गणना है, पिछले साल हमने 10 लाख करी होगी, अगले साल 11 लाख करेंगे, है ना, तो इसे इन्वेंट्री में परिवर्तन बोलते हैं। इसके अलावा अचल संपत्तियों में परिवर्धन, जैसे मान लो कि आपके पास है जमीन, कल्पना करते हैं आपके पास है लैंड, कहाँ लिखे, यहाँ पे, ये मान लो आपके पास प्लॉट है, ऊसर बंजर है, आपने इसको खरीदा है 1 लाख रुपए का, लेकिन आप इसमें कुछ फर्टिलाइजर, कुछ मैन्योर्स, इन सारी गोबर की खाद, कंपोस्ट, इनको लगाकर आप इसके मूल्य में, इसकी उत्पादकता बढ़ा दो इस खेत की, और इसकी कीमत हो जाए भविष्य में 3 लाख, तो मूल्य में परिवर्धन हुआ ना, मूल्य में वृद्धि हुई ना, तो ये जो 2 लाख बढ़े हुए हैं, इसको हम जीडीपी में जाके सकल पूंजी निर्माण में जोड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि ये आपकी फिक्स्ड कैपिटल में, उसकी वैल्यू में वृद्धि कर रहा है। जरा यूपीएससी के क्वेश्चन देखते हैं 2013, और ऐसा ही क्वेश्चन 2018 में भी पूछा गया था। ठीक है, क्वेश्चन ये कि देश में आर्थिक विकास अनिवार्य रूप से होगा यदि विश्व अर्थव्यवस्था की तकनीकी प्रगति होती, अर्थव्यवस्था में तकनीकी प्रगति हो रही है, नॉट इम्पॉर्टेंट, नॉर्थ कोरिया की टेक्नोलॉजी अच्छी है, रशिया की टेक्नोलॉजी अच्छी है, बट उनमें इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं है। किसी देश में जनसंख्या वृद्धि बहुत ज़्यादा है, उदाहरण के तौर पर भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, तो वहाँ क्या बहुत अच्छी इकोनॉमिक ग्रोथ थी क्या? अतीत में तो नहीं थी, जनसंख्या वृद्धि तब ज़्यादा थी नहीं, ये दोनों बाहर करो। ठीक है, गलत गलत। इसके अलावा एक्स में पूंजी निर्माण होता है, मान लो इस देश में पूंजी निर्माण होता है, मतलब मशीनें बन रही हैं, हाँ मशीनें बन रही हैं तो आर्थिक वृद्धि जरूर होगी, बिकॉज उससे और अधिक उत्पादन होगा वस्तुओं एवं सेवाओं का, गुड्स एंड सर्विसेज का। ठीक है, तो ये सही है। डी क्यों गलत है? विश्व में अर्थव्यवस्था में व्यापार की मात्रा में बढ़ती है, तो व्यापार तो इंपोर्ट बढ़ाने से भी हो सकता है। अगर आप निर्यात नहीं कर रहे, केवल आयात कर रहे हो, तो भी तो आप व्यापार में वृद्धि कर रहे हो, तो क्या उससे आपकी आर्थिक अर्थव्यवस्था बढ़ेगी क्या? नॉट नेसेसरली, नॉट नेसेसरली। सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जब हमको पता है इकोनॉमिक सर्वे सकल पूंजी निर्माण की गणना नहीं करता, सकल स्थायी पूंजी निर्माण की गणना करता है, ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल की गणना करता है, जीएफसीएफ की गणना करता है, या भारत क्या दुनिया के ज्यादातर देशों में जीएफसीएफ की गणना की जाती है, नेट इन्वेस्टमेंट की गणना की जाती है। ठीक है, तो हम इसको समझेंगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सांख्यिकीय रूप से यह व्यापार क्षेत्र में सरकारों और परिवारों द्वारा किसी लेखा अवधि में, मतलब फाइनेंशियल ईयर में, जैसे आप 1 अप्रैल से 31 मार्च की अकाउंटिंग करते हो, में अचल संपत्तियों के मूल्य में जो भी वृद्धि होती है, जैसे कि सब सॉइल, भूमि की मात्रा, गुणवत्ता, उत्पादकता में सुधार होता है, उनको ये मापता है। ठीक है, यस। जीएफसीएफ में सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी में यह एक व्यय का घटक है, और इस प्रकार ये दिखाता है कि अर्थव्यवस्था में जोड़े गए नए मूल्य, अर्थव्यवस्था में नया मूल्य कितना क्रिएट हुआ, ना कि कंजम्पशन, कंजम्पशन को नहीं। ठीक है, इट शोज अबाउट हाउ मच न्यू वैल्यू एडेड। ठीक है, तो जीएफसीएफ क्या है? एक फ्लो वैल्यू है। फ्लो क्यों है? क्योंकि ये एक ड्यूरेशन में होता है, ये होता है एक ड्यूरेशन में। कैसे ड्यूरेशन में? जैसे फाइनेंशियल ईयर की हमने बात करी थी ना, लेखा अवधि में, यहाँ पे देखो ऊपर वाली लाइन में ये। ठीक है, इसके अलावा इट इज एसेंशियली नेट इन्वेस्टमेंट, हम इसके बारे में बात कर चुके हैं। इसमें क्या जोड़ा नहीं जाता है? लैंड परचेज। अगर आप भूमि खरीदते हो तो क्या भूमि बढ़ गई क्या? भारत देश का जो क्षेत्रफल है, क्या आपकी भूमि खरीदने से क्षेत्रफल बढ़ सकता है क्या? नहीं। तो भारत के लिए लैंड परचेज, किसी एक भारत में रहने वाले किसी व्यक्ति के द्वारा भूमि की खरीद या बिक्री से ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में कोई अंतर नहीं आता, सकल पूंजी निर्माण में कोई वृद्धि या कमी नहीं होती, तो इसको हम नहीं जोड़ेंगे। ठीक है, इसके अलावा डेप्रिसिएशन जो कि कंजम्पशन ऑफ कैपिटल है, उसमें भी उसको भी हम यहाँ पे ऐड नहीं करते हैं। ठीक है, इसके अलावा जीएफसीएफ कुल निवेश की माप नहीं है, जैसे हमने पहले बताया, ये नेट इन्वेस्टमेंट की माप है। किसकी? नेट, कुल की नहीं। कुल की क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें अचल संपत्तियों में, फिक्स्ड एसेट में केवल परिवर्धन को मापा जाता है। ठीक है, अचल संपत्तियों मतलब जैसे कोई मशीन का उत्पादन हो रहा है, कोई सड़क आप बना रहे हो, कोई भवन बना रहे हो, कोई बिल्डिंग बना रहे हो, स्कूल, कॉलेज, फैक्ट्री,
ये सब चीजें इसमें हम जोड़ते हैं, ठीक है। और इसमें सभी प्रकार की वित्तीय संपत्तियों को बाहर रखा जाता है, जैसे बॉन्ड, इक्विटी, इनकी गणना यहाँ पे नहीं की जाती, ठीक है। इन सब चीजों को बाहर रखा जाता है। तो मतलब ये कि अगर आपकी इक्विटी प्राइसेस में वैल्यू, इक्विटी प्राइसेस आपके बढ़ गए लेकिन कंपनी की टोटल वैल्यू में कोई चेंज नहीं आ रहा, ठीक है, तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है। कंपनी की टोटल वैल्यू में अगर चेंज आ रहा है और उसका ट्रांजैक्शन अगर हो रहा है हाई अमाउंट में, तो वो चीज माना जाएगा। उससे आपकी इक्विटी में क्या फर्क आया क्या नहीं है, दैट डिपेंड्स। मे बी कि आपको इक्विटी में नुकसान हुआ हो, किसी और को फायदा हुआ हो, बिकॉज एक साल में एक इक्विटी 10 हाथों में बेची या खरीदी जा सकती है, इसलिए वहां पे उनकी मात्रा में जो परिवर्तन होता है, तो हम इक्विटी के हिसाब से इसको नहीं नापते, ठीक है, बल्कि इसके हम नेट वैल्यूएशन जब करते हैं कंपनी की, तो उसमें कितना वैल्यू में वृद्धि हुई उसको यहाँ पे मापा जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा इसमें फाइनेंशियल एसेट्स जितने भी होते हैं उन सबको बाहर रखा जाता है, नहीं, ये सब नहीं मापा जाता। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है इसे सभी को। जीएफसीएफ में सबसे महत्वपूर्ण बहिष्करण है भूमि। बहिष्करण मतलब भूमि की गणना नहीं की जाती यहाँ पे। भूमि जो खरीद या बिक्री करी जाती है, अर्थव्यवस्था में उनको नहीं जोड़ा जाता। अगर आपने भूमि, लैंड परचेज करी है, सेल करी है, नो, क्योंकि उसमें स्वामित्व बदलता है केवल, भूमि की कोई बढ़त नहीं हो रही एक देश के अंदर, ठीक है। वो तो आप पाकिस्तान को खरीद लो तो भूमि की भी वृद्धि हो जाएगी, तब का तब देखेंगे। जीएफसीएफ हमेशा एक राष्ट्रीय क्षेत्र के निवासियों पर लागू होता है, रेजिडेंट, ये ध्यान रखना। अगर कोई ये बोले कि क्या सिटीजन्स पे लागू होता है, नहीं, रेजिडेंट, इकोनॉमी में ये टर्म है, ठीक है। तो रेजिडेंट क्या होता है ये हमने पिछली क्लास में कर लिया है। अगर आप जानते हो रेजिडेंट क्या होता है, कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है, दैट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू। इसके अलावा एक्विजिशन वैल्यू में अधिग्रहण कर दो या फी, शुल्क शामिल है, ठीक है। तो जब भी एक्विजिशन वैल्यू में इनको शामिल है तो मतलब इनकी गणना की जाएगी। और निश्चित निवेश यानी कि फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट के ऑल अप लागतों को मापता है, जिसमें प्रॉफिट भी शामिल होता है। मतलब ये कि इसका फिर से उदाहरण समझो कि जैसे मान लो तुम्हारे पास एक लैंड प्लॉट है जिसकी कीमत है 1 लाख रुपए। अब अगले साल आपने इसमें वैल्यूएशन किया, इसकी कीमत हो गई 3 लाख रुपए, ठीक है। तो इस 3 लाख में प्रॉफिट भी शामिल है, या जो भी ऑल अप कास्ट, आपका मतलब वो सारी लागतें जो इसमें बढ़ रही हैं उन सबको जोड़ा जाता है, ठीक है। तो इसमें टैक्सेस, ड्यूटीज, वो सारी चीज़ें जुड़ेंगी। आइए जरा कुछ देशों के बारे में कंपेयर करते हैं। देखो, सबसे पहले हम देखते हैं चाइना का, रेड है चाइना का। तो चाइना में 1965 के टाइम से या 1960 से 65 के बीच, मान लो इस 62 का युद्ध है इंडिया चाइना के बीच का, और इसके बाद से हम देखते हैं तो जो ये इनका सीधी लाइन अगर हम ड्रॉ करते हैं तो ये कुछ इस तरह से लाइन बनती है, ठीक है। और ये करीब करीब है 45% के आसपास। चाइना में जो पूंजीगत वस्तुओं में निवेश है यानी कि जीएफसीएफ है, वो करीब करीब 45% है, ठीक है। इंडिया में तो इन केस ऑफ इंडिया ये हमारी ग्रीन लाइन है। इसको अगर हम सीधे ले जाएं तो किस तरह जाएगी, ऐसे देखिए, कुछ ऐसे। तो अगर हम 2015 के आसपास देखिए, 2005 से 10 के बीच में ज़्यादा था, करीब 32% के आसपास आ गया था। तो और हम थोड़ा सा नीचे ले जाएंगे ऐसे, अभी ये कितना है, 30% से कम है ना, ये करीब 28% है। इसके अलावा कोरिया नॉट इम्पॉर्टेंट हमारे लिए। तो चाइना की तुलना में हम अपनी अर्थव्यवस्था को देखते हैं तो चाइना की करीब करीब हमसे 1.5 गुने से भी ज़्यादा है ना, 28 के सामने 45, ये करीब 1.6 टाइम्स है, ठीक है। 1.6 गुना ज़्यादा हमसे चाइना निवेश करता है फिक्स्ड एसेट में, ठीक है। इसलिए चाइना में उत्पादन ज़्यादा होता है। मतलब ये कि चाइना में मशीनें ज़्यादा बनाई जाती हैं, भवन, बिल्डिंग, सड़क ज़्यादा बनाए जाते हैं, इसलिए चाइना में ज़्यादा उत्पादन होता है, ज़्यादा रोजगार मिलता है। चाइना की जीडीपी ज़्यादा तेजी से बढ़ रही है, विश्व के बाजार में चाइना की हिस्सेदारी बहुत बढ़ गई है, ठीक है। तो फिक्स्ड कैपिटल कोविड के टाइम्स नॉट इम्पॉर्टेंट नाउ। जरा कुछ हम इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के डेटा से कंपेयर करेंगे। तो आपको पता है कि नेहरू जी के टाइम में भारत आज़ाद हुआ था, हमारे यहाँ भुखमरी थी, लोग पास पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, इसलिए हमारा कंजम्पशन गुड्स में यानी कि उपभोग की वस्तु में 95% तक का निवेश था, और पूंजीगत वस्तुओं में केवल 5% का हमारा निवेश हो रहा था। यानी हम ये कह सकते हैं कि हमारी सेविंग केवल 5% थी, बाकी सब कुछ खर्च हो जा रहा था, ठीक है। 19-20 में ये हमारी करीब करीब 28% है, ठीक है। जबकि हम 72% अभी भी उपभोग की वस्तु में, कंजम्पशन गुड्स में खर्च करते हैं। एक आइडियल देश के लिए क्या है, तो डेवलपिंग कंट्रीज के लिए कम से कम 40% होना ही चाहिए, ठीक है। और चाइना का इसी बात का फायदा मिल रहा है।
तो आज के लिए इतना है। कल हम लोग पढ़ेंगे इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो, ICUR। बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। देखो ये दोनों बातें आपको पता होनी चाहिए कि आप कितना आपकी कंट्री का कितना GFCF है और कितना आपका ICOR है। ठीक है, ये दोनों फैक्टर बताते हैं कि एक कंट्री कितना ग्रो करेगी, एक कंट्री में कितना डेवलपमेंट आएगा। ये दो फैक्टर डिसाइड करते हैं कि आप कितनी मशीन बनाते हो या भूमि में संवर्धन, भवन, बिल्डिंग ऐसा कुछ बनाते हो, और उसकी प्रोडक्टिविटी क्या है। मतलब एक तो मशीन और मशीन की उत्पादकता दोनों बातें हैं। ठीक है, इन दोनों चीजों को अगर हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि एक कंट्री का कितना डेवलपमेंट होगा। सो इफ यू लव योर कंट्री, वॉच दिस वीडियो टुमारो। तो थैंक यू सो मच। एंड ओके, एक और चीज़ है, दी कॉन्सेप्चुअलाइज की टेस्ट सीरीज के बारे में अगर आप डिटेल से जानना चाहते हैं तो हमने हल्की फुल्की बात कर ली है, इसको आप और देख सकते हैं। इसमें 30 पेपर फ्री सभी को मिलेंगे, सभी को। आप अपने सब्सक्रिप्शन लिया है नहीं लिया उससे कोई मतलब नहीं। बाकी टोटल 100 पेपर हैं। तो अगर आप पूरा डिटेल में करना चाहते हैं, 2024 में ही प्रीलिम क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो इसको फॉलो करो। ठीक है, सो नाउ थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। इन केस आपने अगर अभी तक आपने किया नहीं तो, एंड इस वीडियो को शेयर करें वाइडली। इफ़ यू लाइक अवर वीडियो यू कैन पुट योर रिमार्क हियर। बेल रिंग आइकन को जरूर दबाएंगे सो दैट को आपको सारे नोटिफिकेशन मिल जाएं। टेलीग्राम चैनल एंड व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर लीजिए सो दैट कि आप हमसे इंटरेक्ट कर सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन को एनलाइटन कर सकते हैं ऑन टाइम। एंड इन केस you want to join mentorship, you have opportunity also, but right now I will advise you to join the series. Thank you so much and have a great day ahead.